नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। 2027 को लेकर सियासत की बिसात जो है वो बिछनी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल जो है वो आगामी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कई सुगबुगाहट भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। एक तरफ जब से केशव देव मौर्य का बयान आया है कि बसपा और समाजवादी पार्टी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि वो बीजेपी को परास्त कर पाए यूपी के अंदर, तब से एक नया समीकरण, एक नई सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही है। और केशव देव मौर्य के बयान के बाद से मायावती का भी रुख जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आकाश आनंद को जब से उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है, इसके बाद से बीजेपी को लेकर थोड़ा सा तेवर उनके तल्ख देखने को मिल रहे हैं। तमाम तरह की सुगबुगाहट, उनके जो बदले हुए तेवर है उसको लेकर उठती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने आप को और ज्यादा विस्तार करना चाहती है, विस्तारित करना चाहती है, उसको लेकर भी वो प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है। क्या कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि तमाम तरह के अटकलें, तमाम तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि क्या वाकई समय के साथ में जो है बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, 4 PM में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार शोभित जी। जी जी सर, इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में जो है तमाम अटकलें लग रही हैं, उन्हीं अटकलों को लेकर थोड़ा से चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जब से केशव देव मौर्य का बयान आया है कि बसपा और समाजवादी पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए 2027 का विधानसभा चुनाव, तभी वो बीजेपी को परास्त कर पाएंगे। ये बयान जब से निकल कर आया तब से एक बार फिर से जो कुछ राजनीतिक जानकार हैं वो इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू कर चुके हैं कि आने वाले समय में क्या वाकई मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर साथ नजर आएंगे। इसको लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, जिस तरीके से मायावती का आक्रामक तेवर और एक तरफ तो अखिलेश यादव के ताजा बयान देखने को मिलना, आपको लगता है कि क्या भविष्य में यानी कि 2027 तक ये दोनों ही राजनीतिक दल एक मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे? देखिए शोभित, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आपने जो सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही उठापटक चल रही है, उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में उठापटक चल रही है। देश की जो सत्ताधारी केंद्रीय पार्टी है उसमें उठापटक चल रही है। तमाम जगह उठापटक चल रही है। उत्तर प्रदेश की जो उठापटक है कहीं ना कहीं उसका रिश्ता दिल्ली की सत्ता से भी है, दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी से भी है, और वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार मजबूत होते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में बनते जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं घबराहट उनकी पार्टी के अंदर भी है। जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी लगता है कि कल को ये हमें चुनौती दे सकते हैं। ये तो अंदरूनी मामला भारतीय जनता पार्टी का हो गया। अब आप जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन की बात कर रहे हैं, मायावती का और अखिलेश यादव का गठबंधन कोई बहुत अनोखी या कोई ऐसी बात नहीं है कि उसकी संभावना नहीं है। उसकी संभावना है, पुरजोर संभावना है। उसके कई कारण हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अंगद का पैर की तरह जमा के बैठ गई है और उसको वहां से हिलाना है, तो वो मायावती के भी हित में है, वो अखिलेश के भी हित में है, और वो कांग्रेस के भी हित में है। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने एक अलग लाइन ले ली है। अगर आप उसके पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालें कि कांग्रेस ने एकला चलो की राजनीति शुरू कर दी है, और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेली चुनाव लड़ती है और वो तमाम सीटों पर आ जाती है, तो वो सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव का ही करेगी, क्योंकि मुस्लिम बड़ी तादाद में कांग्रेस में जाने की संभावना है। दूसरा, मायावती के निष्क्रिय होने से बड़ी तादाद में दलितों का भी कांग्रेस के साथ जाना हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी
संविधान का मुद्दा साथ में लेके चल रहे हैं, जिस प्रकार से जिसकी जितनी हिस्सेदारी जातीय समीकरण की बात लेके चल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये शुभगाट है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है। और कांग्रेस जो है 2027 के चुनाव को दिमाग में ना रखते हुए वो अपने आगे पार्टी के कैडर को खड़ा करने के लिए इस तरह का निर्णय ले सकती है। तो ये तमाम विचार हैं जो मजबूर कर रहे हैं मायावती और अखिलेश को एक साथ आने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो पहली बार आएंगे। आपने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे और रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। उससे पहले चुनाव में अगर 14 में देखेंगे, जीरो पे जहां सपा समट गई थी और वहां फिर समाजवादी पार्टी के तो कम आए सांसद और मायावती के सांसद लगभग 10 सांसद आ गए थे, तो बहुत बड़ी बात मायावती के लिए हो गई थी। तो मायावती को तो गठबंधन करने में फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। दूसरा क्या है कि मायावती के सामने आज कई सारी चुनौतियां हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आकाश आनंद को वापस लिया है, आकाश आनंद के जो ससुर हैं उनके साथ तल्खी हुई है, और तल्खी का कारण भी हालांकि यही माना जा रहा है कि मायावती चाहती हैं कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो, लेकिन उनके जो ससुर हैं आकाश आनंद के, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पार्टी में दूसरे नंबर के नेता की हैसियत से जमना चाहते थे या जमे हुए थे, या उनके साथ वो अपने आप को दूसरे नंबर पे मान रहे थे। और अगर अखिलेश के साथ ये गठबंधन होता है तो उनका शायद दबदबा कुछ कम हो। ये इसके जो रणनीति है आकाश आनंद की, या उनके साथ जो तल्खी है और उनको पार्टी से निकाला गया, कहीं ना कहीं इसको भी पीछे देखा जा रहा है कि इसके पीछे अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन ही है, जिसकी वजह से इनमें एक तल्खी आई है। तो ये सारी चीजों की संभावनाएं देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में एक साथ जा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जमी हुई है और तीसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कड़ी टक्कर देगी और उससे निपटने के लिए दोनों दलों को मिलना ही पड़ेगा। और ये भी साफ बात है, आप जानते हो कि एक बार मायावती एक बार अखिलेश, एक बार मायावती एक बार अखिलेश का पुराना सिलसिला चला आ रहा है। तो उनको ये लगता है कि अगर हम दोनों रहेंगे तो हम एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं और सरकारें बना सकते हैं, और हम दोनों ही अलग अलग लड़ेंगे तो भाजपा जमी रहेगी और हम सत्ता से बाहर रहेंगे। जी सर, लेकिन जब भी आपने देखा होगा कि जब जब गठबंधन हुआ है मायावती का और अखिलेश यादव का या मुलायम सिंह यादव जी का, तब तक बात बनी नहीं है। चुनाव लड़े साथ में है, लेकिन इसके बाद वो गठबंधन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, वो टूट गया। इससे पहले भी जब लास्ट गठबंधन था, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उसको लेकर भी तमाम दूरगामी परिणाम बताया जा रहा था। ये था कि एक साथ चलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद जो है गठबंधन टूट जाता है। और कहीं ना कहीं गठबंधन से जो फायदा हुआ है सिर्फ मायावती को हुआ है, अखिलेश यादव का वोट बैंक भी कहीं ना कहीं उनमें मर्ज हो जाता है। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव की ये हितकर होगा या अखिलेश यादव करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो फायदा क्या होगा उनको, क्या सोच के करेंगे? देखिए शोभित, सबसे पहले दिमाग में ये रख के गठबंधन होगा कि भारतीय जनता पार्टी को डिस्टर्ब किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। 2019 में अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन मायावती को हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को तो अल्टीमेटली नुकसान ही हुआ ना। और अगर आप देखें 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़े, तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा दबदबा था, कांग्रेस पार्टी बड़ा दल था, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही थी, तो कांग्रेस को तो कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं, ज्यादा फायदा तो अखिलेश को हुआ। तो एक दल को तो ज्यादा फायदा होता ही है, उस दल का कितना बड़ा फायदा होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है, वो बाद की बात है, वो आकलन बाद में होगा कि भाई सत्ता में साथ में रहना है, हम सत्ता के साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये जो चुनावी गठबंधन होते हैं, इसको आप परमानेंट गठबंधन मान के मत चलिए। ये एक चुनावी गठबंधन होगा, और पता चला चुनाव के बाद मायावती को अगर बीजेपी के ही लोग समर्थन दे दें और ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि मायावती बीजेपी के सहयोग से सरकार बना सकती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आजकल जो सियासी गठबंधन है वो ये भी करते हैं कि लड़े किसी के साथ और सरकार बनने के बाद चले किसी के साथ गए। ऐसा तो है, आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा था पिछली बार के लड़े थे विरोध में और बाद में साथ में आके सत्ता बना ली। ये कई जगह होता है।
बिहार में आपने देखा था नीतीश कुमार लड़े थे लालू यादव के साथ मिलकर और बाद में सरकार बना ली भाजपा के। तो ये कोई राजनीति में कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। बात यह है कि गठबंधन पहले हो और जो सत्ताधारी दल पैर जमा के खड़ा हुआ है उसके पैर उखाड़े जाएं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा निर्णय तब होगा कि साथ में चलना है कि हम लोग की राह जैसी पहले अलग अलग थी ऐसी राह आगे रखनी है कि नहीं रखनी है। जी बिल्कुल सर। एक सवाल पर यह भी निकलता है कि मायावती का जनाधार आप भी देख रहे होंगे लगातार हाशिए पर जाता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन होता है तो आपको लगता है कि वाकई जो इनका वोटर है वो इन पर एक बार फिर से विश्वास जता पाएगा, फिर से एक बार फिर से इन्हें सत्ता में लाने की कोशिश करेगा? क्योंकि आकाश आनंद के जाने के बाद में कई ऐसे नेता है, उससे पहले भी कई ऐसे नेता है जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है, उनके अंदर भी बगावती तेवर है। वो भी जो है अपने जो इनके वोटर है उनके बीच में जाकर कह रहा है कि मायावती जो है बहन जी, उनका तेवर ही नहीं समझ में आ रहा है, वो कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वोटर तब भी उतनी शिद्दत के साथ में मायावती के साथ जाना चाहेगा? क्या आपको लगता है कि वर्तमान जो अभी खींचातान खास तौर पर बीएसपी के अंदर देखने को मिल रहा है? देखिए शोभित, आपको ये देखना होगा कि जब से आकाश आनंद बसपा से अलग हुए हैं, मायावती ने उनको हटाया है, तब से मायावती थोड़ी एक्टिव नजर आ रही है। वो अपने कार्यकर्ताओं के घरों में जा रही है, अपने नेताओं के घरों में जा रही है, रोजाना नई सुबुआहट आ रही है कि पुराने नेता आएंगे। और बीच में उन्होंने बयान भी दे दिया कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। और माना यह जाता था कि वो हमेशा उनकी तलवार कांग्रेस की तरफ तनी रहती थी, लेकिन वो तलवार का मुंह अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ घूम गया है। तो ये कहीं ना कहीं जताता है कि मायावती थोड़ी एक्टिव हुई है और मायावती चाहती है कि वो अपने वोटर को संदेश दें कि मैं अभी हूं। और वो उनका एक फिक्स वोट है। आज भी कितनी भी बुरी स्थिति में मायावती हो उत्तर प्रदेश में, 8 से 9% वोट तो आज भी उनके साथ खड़ा हुआ है। तो उनका जो कोर वोटर है उसको बांधे रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए मायावती की एक कोशिशें जारी है। और अभी मायावती कम से कम अपनी पार्टी में कुछ पुराने लोगों को भी लेंगी। जिस तरह की हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अन्य दलों में चले गए थे और वहां अन्य दलों में भी स्वीकार्यता उस तरह से उनकी नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं वो भी वापसी का मन बना रहे हैं। तो चुनाव आते आते आपको इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी चुनाव में समय काफी है, अभी लगभग 2 साल है। तो ये सारी प्रक्रिया अगले 1 साल के अंदर होगी और 1 साल के बाद चुनावी माहौल बनेगा, अभी तो बहुत दूर है। दूसरी चीज आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मायावती जो घबराई हुई है, जिसका जिक्र कम करती हैं, जिस प्रकार से लगातार चंद्रशेखर का जनाधार बढ़ रहा है और मायावती का वोटर चंद्रशेखर की शिफ्ट हो रहा है, तो मायावती कहीं ना कहीं उसको लेके भी सकते में है। क्योंकि चंद्रशेखर के से अगर हमारी बात होती है तो उनका कहना यह है कि वो उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो तमाम सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो अगर उनके कैंडिडेट जीतते भी नहीं है तो वोट कटवा का काम करेंगे और सबसे ज्यादा नुकसान वो मायावती को करेंगे। तो मायावती उस चीज से भी बचने के लिए कम से कम गठबंधन करना चाहती है, थोड़ा एक्टिव दिखाना चाह रही हैं। ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश की हैं। लेकिन शोभित, खबर उत्तर प्रदेश के लिए जो है वो बड़ी खबर ये है, महत्वपूर्ण खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ को भी जो अंदर के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, खाली विपक्षी नहीं कि भाई मायावती और अखिलेश चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार हटे या योगी को डिस्टर्ब किया जाए। योगी की मजबूती को देखते हुए, योगी को पार्टी के लिए जो है एक बड़ा एसेट बनते हुए जो देख रहे हैं लोग और कल को अपने राजनीतिक भविष्य को खतरा मान रहे हैं, वो अंदर से वो भी उनको वहां से हटाना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। पिछले दिनों आप देखेंगे योगी जी 2 दिन दिल्ली में थे और दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, गृह मंत्री से हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई, तमाम लोगों से चर्चाएं हुई और बाद में उन्होंने एक टीवी के प्रोग्राम में कहा कि मैं काम करते करते गोरखपुर जाना चाहता हूं। तो इसके पीछे क्या राज था? तो जो हमारे जो सूत्र बताते हैं वो जो चीजें होती है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जो लगातार कोशिश कर रहा है कि उनको हटाया जाए, उनको हटाने की ये प्रक्रिया काम नहीं आई कि उनको हटा के किसी दूसरे को बना दिया जाए। तो अब उनको ये ऑफर दिया गया है कि हम आपको केंद्र में मंत्री बनाना चाहते हैं। तो चर्चा ये है कि उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए और केंद्र में मंत्री बना के 2-3 चीजें हैं जो सध सकती हैं। इनका इलाज भी हो जाएगा, इनको डंप भी कर दिया जाएगा। और जो आरएसएस और भाजपा में तलवार खींची हुई है, या आरएसएस या ये कहें आरएसएस गुजरात लॉबी में जो तलवार खींची हुई है और जो आरएसएस नाम देती है उस पे गुजरात लॉबी सहमत नहीं है, और जो गुजरात लॉबी नाम देती है
वो संघ प्रमुख या आरएसएस को स्वीकार्य नहीं है। तो एक ऐसा नाम लाया जाए जिस पर दोनों की सहमति बन जाए, और वो नाम राजनाथ सिंह का है। तो राजनाथ सिंह के नाम को आगे करके और राजनाथ सिंह को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है और राजनाथ सिंह का जो पोर्टफोलियो है वो योगी को दे दिया जाता है, तो पार्टी का तालमेल काफी हद तक ठीक हो जाएगा और योगी का इलाज भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो लॉबी है वो चाहती है कि सारी चीजें हो जाए। दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि आरएसएस कभी नहीं चाहेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिस्टर्ब हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उन पे बैसाखियों पे टिकी हुई है, तो बैसाखी कभी भी धोखा दे सकती है। तो हमें एक इस प्रकार का नेता चाहिए जिसकी दूसरे दलों में भी स्वीकार्यता हो और उसका कहीं ना कहीं नेटवर्क हो, उसकी कहीं मान्यता हो, उसके कहीं संपर्क हो। इस टाइप का नेता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। तो उस लिहाज से राजनाथ सिंह काफी हद तक खरे उतरते हैं। अगर राजनाथ सिंह का आप देखें 20 से 25 साल का केंद्र की राजनीति का अनुभव है। दूसरा, अगर आप उनको देखेंगे चाहे जितने पुराने दल हों, क्योंकि वो वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे, तो उनका तमाम दलों से संपर्क भी है, वो लोगों से मिलते भी हैं, बात करते हैं। दिल्ली में कोई दल ऐसा नहीं है जिनके साथ उनकी बातचीत ना होती, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार के साथ भी उनका पुराना याराना है। नीतीश कुमार में मोदी और अमित शाह के साथ हो सकते इतने सहज ना हो, लेकिन राजनाथ के साथ वो बहुत सहज होंगे। राजनाथ जी एक बार को महाराष्ट्र की अलग अलग सियासी दलों से भी बात कर सकते हैं। राजनाथ जी जो पंजाब की उनकी पार्टी छोड़ के गई है उससे भी बात कर सकते हैं। राजनाथ सिंह कई लोगों से बात कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि जो बार बार सुर्खियां उठती हैं कि चंद्रबाबू नायडू छोड़ के चले जाएंगे, जो साउथ में एक मामला चला भी है कि साउथ के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और परिसीमन के मामले पे एक अलग मंडल बन रहा है, एक अलग गठजोड़ बन रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए या उसको कमजोर करने की भी राजनाथ की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस पे भी भारतीय जनता पार्टी और संघ विचार कर रहा है। तो इस तरह के देखिए, अब ये हो गया है कि आरएसएस भी बात नहीं सुन रही है गुजरात लॉबी की, वो स्ट्रांग हो गई है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत नुकसान कर दिया, तो आपकी हर बात नहीं चलेगी। और आपके 400 पार के फॉर्मूले और 400 पार के जो है जुमले ने नुकसान किया, और अब हम 204 पे नुकसान पे खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज जो डैमेज कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक इस प्रकार की रणनीति हुई है जिस पर विचार चल रहा है। और ये देखेंगे आपके 21 से 23 की जो बेंगलोर की मीटिंग है आरएसएस की, और उसके बाद प्रधानमंत्री की 1-to-1 मीटिंग नागपुर में बताई जा रही है 30 मार्च को है। ये 1-to-1 मीटिंग तभी होगी जब इन सारी चीजों पर सहमति बन चुकी होगी और दोनों की आपस में बात होने के बाद में एक नाम सामने आएगा जो हो सकता है। अब पहले आप देखते थे वसुंधरा राजे, संजय जोशी और इन तमाम लोगों पे तो इनको बहुत डर लगता था, और डर तो इनको योगी के नाम पे भी लगता है। हालांकि कई लोग चर्चा आज ये कर रहे हैं कि योगी जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बनाया जा सकता है, लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा बनाएगी योगी को, मुझे इसमें थोड़ा संशय है। मुझे लगता है कि योगी और राजनाथ में से अगर किसी को चुनना हो तो राजनाथ ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व का चेहरा हो गए हैं, वो अडवाणी की कैटेगरी में आ गए हैं। और आज अगर दूसरा किसी को देखे, राजनाथ को देखे, तो वाजपेयी जी की कैटेगरी में है, तो वाजपेयी की ज्यादा स्वीकार्यता अन्य दलों में है। योगी के साथ अन्य दल आएंगे, इस पर मुझे संशय है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि भाजपा के अध्यक्ष के लिए ज्यादा मुफीद नाम राजनाथ का है, उसकी चर्चा पार्टी में चल रही है। जी जी, और पहले भी दायित्व निभा चुके हैं इस पद पर, तो कह सकते हैं कि अनुभव के लिहाज से भी उनका नाम प्राथमिकता में चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वापस से घूम फिर के जैसा कि आपने भी कहा, बिल्कुल तथ्यों के साथ में, कि तमाम चीजें हैं जो इशारा कर रही कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अब बहुत ज्यादा खटक रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के। इस वजह से उनको साइडलाइन करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दल है। जब आप मंत्री बनाने की जब चर्चा करते हैं तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल भी जहन में आ जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्हें जो है कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। फिर इसके बाद वसुंधरा राजे जो है उनको भी साइडलाइन कर लिया जाता है। मनोहर लाल खट्टर है जो आरएसएस से भी माने जाते हैं, उनको भी साइडलाइन कर दिया जाता है। आपको लगता है कि योगी को उत्तर प्रदेश की सियासत से बाहर ले जाती है बीजेपी, तो बीजेपी के लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूती बचेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी फायर ब्रांड नेता की छवि उनके अंदर, और उत्तर प्रदेश की जनता भी उन्हें लोकप्रिय करती है जैसा कि सर्वे रुझानों में समझ में आता है। तो आपको ये लगता है कि आने वाले समय में जो बीजेपी बड़ा सर्जिकल एक्सपेरिमेंट अपनी ही लॉबी में करने वाली है या करना चाहती है,
ये आने वाले समय में 2027 के लिए, 2029 के लिए ये बहुत ज्यादा हितकर होगा। ऐसे में जब उसके जो तमाम ऐसे सहयोगी दल हैं वही अब सबुगाहट कर रहे हैं या मुखर हो रहे हैं उन्हीं के प्रति, बीजेपी के खिलाफ लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लगता है ये कामयाब एक्सपेरिमेंट हो सकता है? देखिए शोभित, आपको ये समझना होगा कि ये जो संविधान का मुद्दा आया है या जी, जातीय जनगणना का मामला आता है, इस मामले पर संविधान का जो मामला आया, इन सब तमाम विपक्ष के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में उनका जो जनाधार है दलितों में, वो कम होता नजर आ रहा है। और जो दलित और पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो खिसक सकता है। उस लिहाज से उस चीज को दिमाग में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को, चाहे तो वो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, और उसमें भी जैसे दिल्ली की अगर आप बात करें तो चर्चा यहाँ पे ये चल रही है कि भाई अगर यही फॉर्मूला रखना है कि सीएम और डिप्टी सीएम का, तो असीम अरुण का नाम भी चल रहा है, क्योंकि असीम अरुण भी पिछड़े हैं, दलित हैं, और वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मंत्री भी हैं, तो उनका प्रमोशन किया जा सकता है, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जा सकता है, और किसी दूसरे केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उस पर भी एक सहमति बन सकती है। तो इस तरह की चर्चाएं जो है, ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बात से ज्यादा घबराई हुई है कि कहीं दलित ना उसके हाथ से खिसक जाए, और अगर दलित और पिछड़ा उसके यहाँ से चला गया तो उसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान उत्तर प्रदेश में हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि राजनीति के लिहाज से दो प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार और उत्तर प्रदेश, और वहां उसकी जड़ें कमजोर होती हैं तो फिर उसके लिए सरकार में रहना बहुत मुश्किल होगा। केंद्र की सरकार से जल्दी उसके पैर उखड़ जाएंगे अगर बिहार और यूपी उसके हाथ से जाता है तो इसलिए वो किसी कीमत पे उत्तर प्रदेश को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, और बिहार में वो कोशिश कर रही है कि जड़ें जमाई जाए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी तमाम शाम दाम दंड भेद करके कोशिश करेगी कि अपना जनाधार वहां बढ़े, और सरकार अपने बलबूते पे बनाने की कोशिश भी बिहार में करेगी, जिसकी संभावनाएं हम देख रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि इन्होंने इस स्थिति में लाके नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया है कि नीतीश कुमार के एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और नीतीश कुमार के अभी को रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार को झूठा और हर लिहाज से जुमलेबाज इन्होंने साबित कर दिया कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। और उनके जो कई सारे फॉर्मूले हैं वो हमेशा बोलते थे अपनी तमाम रैलियों में, और उनके बयान होते थे कि मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएगा, उनका लड़का एक्टिव हो गया है। उन्होंने जो वहां पे शराबबंदी की है वो उनके लिए आत्मघाती कदम हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय नीतीश कुमार के हो गए जिससे जनता वहां नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा नाराज है। और नीतीश कुमार का कोई इस तरह का राजनीति में ये नहीं रहा है कि कब पलटी मार जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो उनकी विश्वसनीयता खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान है, उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में उठाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका फायदा हम उठाएंगे और वहां सरकार बना लेंगे। बाकी तो फॉर्मूले हैं, वो धार्मिक फॉर्मूले भी जो चलाने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखेंगे पिछले दिनों अमित शाह बिहार में गए थे और उन्होंने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश में तो राम मंदिर बन गया है, अब मिथिला में माता सीता का मंदिर बनना चाहिए। तो जय श्री राम उत्तर प्रदेश में और सीताराम बिहार में, तो वही जय श्री राम और सीताराम मिलके अगर बेड़ा पार बिहार में हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी को वही चाहिए कि जय श्री राम का नारा चलाए और श्री राम का परिवार बना के और माता सीता के नाम पे बिहार को जीता जाए। जी जी बिल्कुल सर, ये तो हुई योगी की बात। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अखिलेश यादव को क्या फायदा होगा मायावती से अगर गठबंधन करते? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं, 37 सीटें हम लोकसभा में लेकर आ रहे हैं, इसके बाद लोगों का समर्थन भी हमें मिल रहा है। अखिलेश यादव को क्या फायदा होगा जिसकी वजह से वो गठबंधन की तरफ जाना चाहेंगे? देखिए शोभित, अगर आप देखें जो पिछले 37 सीटें गठबंधन की आई हैं तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग मुस्लिम और पिछड़े दलितों का है। बाकी उनका अपना जो एक वोटर है, यादव वोटर, वो है। बाकी ये दो महत्वपूर्ण वोटर हैं जो उनके साथ आए हैं और उससे अपार सफलता अखिलेश यादव को मिली है। तो अखिलेश यादव इस गठबंधन को, इस गठजोड़ को बांधे रखना चाहते हैं। जो थोड़ा बहुत दलित पिछड़ा छिटकता भी है वो मायावती के साथ आने से आपके गठबंधन में आ जाएगा। मुस्लिम आपके साथ ऑलरेडी है, तो मुस्लिम और पिछड़ा मिलके बड़ी सफलता इस गठबंधन को मिल जाएगी, इस गठजोड़ को मिल जाएगी। ये सोचते हुए अखिलेश यादव
ये गठबंधन मायावती के साथ करना चाहते हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि दलित और पिछड़ा जिस ओर जाएगा सफलता हासिल वही पार्टी कर लेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर पिछड़ा नहीं आता है तो खाली स्वर्णों के 40% वोट या 55% वोट पे जिंदा नहीं रह सकती है। और स्वर्णों में भी बंटवारा हो गया है, स्वर्ण भी सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे। जिस प्रकार से आप देखोगे लोकसभा के चुनाव में, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, कई नेगेटिव रैलियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन लोगों ने की थी। और बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया या नोटा दबाया। तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा भी घबराई हुई है और उसका फायदा लेना चाहते हैं अखिलेश यादव। इसलिए ये मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन की बातचीत चल रही है और ये सीरियस गठबंधन है और दोनों सियासी दल इस बात को लेकर बहुत सीरियस है कि गठबंधन किया जाए। जी जी, बिल्कुल सर। सर, हमें कीमती समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि राजनीति जो है वो पुरजोर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तमाम ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें चर्चाएं शुरू हो गई। क्या अखिलेश यादव और मायावती वापस से साथ आएंगे, एक साथ मंच साझा करेंगे, गठबंधन में आकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, या फिर कहीं ना कहीं ये सिर्फ महज चर्चा ही साबित हो जाएगी। लेकिन जो इस वक्त वर्तमान हालात है, जिस तरीके से जो हालात है वो इशारा कर रहे हैं, वो यही कि आगे चलकर 2027 तक जो है एक बार फिर से उलटफेर सियासत में देखने को मिल सकता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में, कि मायावती और अखिलेश यादव फिर से एक साथ मंच साझा करेंगे, गठबंधन कर सकते हैं। ये अटकलें जो है अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ के कद को लेकर भी तमाम तरह की सुगबुगाहट है कि जो बीजेपी का शीर्ष अमला है, शीर्ष नेतृत्व है, वो उनके कद को थोड़ा सा कम करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही लोगों के बीच में, उसमें जो शीर्ष नेतृत्व है, जो गुजरात लॉबी है, वही अब योगी आदित्यनाथ से भयभीत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या होगा भविष्य का दर्पण, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अन्य एक मुद्दे को लेकर फिर एक बार आपके सामने कल हाजिर होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।